बच्चों, शिवम सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कि किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाएंगे। इसके पहले हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी हमने आपको बताया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाएंगे। तो हम यहां लिखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कि किस प्रकार से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाएंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता। नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतंत्र। तो हम लिखते हैं नॉमिनेटिव, इसका मतलब होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। अर्थात यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो आइए अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से और क्यों हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बनाएंगे। तो इसके पहले इसका प्रयोग हम करेंगे। अगर दिया गया या पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस में किस वाक्य में कर्ता का स्वतंत्र करना रहता है, तो अब क्यों करना रहता है इसको जानिए। जो दिया गया पहला सेंटेंस रहता है और जो दिया गया दूसरा सेंटेंस रहता है उसका सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक बराबर नहीं होना चाहिए। अभी तक आपने पढ़ा था कि दिए गए दोनों सेंटेंसों का सब्जेक्ट इक्वल होना चाहिए, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक बराबर नहीं होना चाहिए। तभी जो है हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बना पाएंगे। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा नियम, पहला जो सेंटेंस दिया गया है, जो पहला सेंटेंस है, जो दिया गया पहला सेंटेंस है, एक में रीजन दिखाई देना चाहिए, इसमें रीजन। और जो दूसरा सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा जो दूसरा है उसमें रिजल्ट दिखाई देना चाहिए, रिजल्ट। तो पहले में दिए गए दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस में दिए गए
दोनों सेंटेंस में किसी एक सेंटेंस में रीजन दिखाई देना चाहिए और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट दिखना चाहिए। तो हम किस सेंटेंस के कर्ता को स्वतंत्र करेंगे इसको हम जान लेते हैं। स्वतंत्र करने का मतलब उस वाक्य में उस कर्ता को हम रखते हैं, निकालते नहीं उस वाक्य से, उस वाक्य में रहने देते हैं, उसको स्वतंत्र रूप से रहने देते हैं, उसको निकालते नहीं है। तो जो हमारा रीजन दिखाने वाला सेंटेंस है, जो हमारा रीजन दिखाने वाला सेंटेंस है, उसी के वाक्य के सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र करते हैं, उसी के सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र कर देते हैं। तो रीजन दिखाने वाला, जिसमें रीजन दिखाया जाता है, कारण जिसमें होता है, उसी के कर्ता को हम स्वतंत्र करते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि किस प्रकार से स्वतंत्र करते हैं। जो रीजन दिखाने वाला जो हमारा सेंटेंस है, कब हम जो है कि किस प्रकार से कैसे हम उसको स्वतंत्र करेंगे, तो इसके लिए भी कुछ नियम है। जैसे मान लिया जाए दिया रीजन दिखाने वाला, जो रीजन दिखाने वाला सेंटेंस है, अगर वह एक्टिव वॉइस में हो, कहने का मतलब लिखेंगे यदि रीजन वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो क्या करेंगे। अगर रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद हैविंग लिखेंगे, हैविंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस दूसरा सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस। कहने का मतलब अगर हमारा रीजन दिखाने वाला वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उतारेंगे, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को उतारेंगे, उसके बाद हैविंग लिखेंगे, हैविंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अपना दूसरा सेंटेंस उतार देंगे हम। यदि हमारा दिया गया रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है, तब क्या करेंगे। अगर रीजन वाला वाक्य रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो तो अगर रीजन दिखाने वाला वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में हो तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैविंग के साथ बी लिखेंगे, हैविंग बी, तब जाकर के उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके हम एक नया सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और वह भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके हम एक नया साधारण वाक्य कब बनाते हैं। तो पहले हमको जानना होगा कि नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, अर्थात कर्ता को स्वतंत्र कर देना रहता है, उस वाक्य में कर्ता को स्वतंत्र कर देना रहता है, उस वाक्य में वह कर्ता जो है रहता है, उसको हम निकालते नहीं हैं। तो अब हम क्यों जो कि कैसे जानेंगे कि इसमें हम
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही प्रयोग करेंगे। कैसे जानेंगे कि जो हमारा दो साधारण वाक्य दिया गया है उसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही प्रयोग करेंगे, दूसरे का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। तो बच्चों अगर हमारा जो सेंटेंस पहला दिया गया है, पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस दूसरा दिया गया है उसका जो सब्जेक्ट है उसके बराबर नहीं होना चाहिए, उसके बराबर नहीं होना चाहिए। इसके पहले आपने पढ़ा था उसमें जो दोनों का सब्जेक्ट जो इक्वल था, लेकिन इसमें इक्वल नहीं रहेगा, इसमें इक्वल नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। अच्छा, अब हम यहां जान लेते हैं कि किस वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करेंगे। जो हमारा दिया गया पहला सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है, तो किस वाक्य के कर्ता को हम स्वतंत्र करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रीजन दिखाने वाला वाक्य है, रीजन दिखाने वाला, जो रीजन दिखाने वाला वाक्य है उसी वाक्य के सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र करेंगे। तो ढूंढेंगे पहले उस वाक्य में कि रीजन कौन किसमें दिखाई देता है। तो ये भी जानेंगे कि जो हमारा दिया गया सेंटेंस रहेगा तो एक वाक्य में रीजन रहेगा, दूसरे में रिजल्ट रहेगा। अच्छा, उसके बाद यदि दिया रीजन दिखाने वाला वाक्य, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वाक्य में है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैविंग लिखेंगे, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद दूसरा सेंटेंस कामा लगा करके दूसरा सेंटेंस जो कहते हो उतार लेंगे। अब दूसरा नियम आता है रीजन दिखाने वाला वाक्य पैसिव वाक्य में हो तो, यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य हमारा पैसिव वाक्य में हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैविंग लिखेंगे, हैविंग भी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या लगा करके जो कहते हो उतार देंगे। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर आता है और या उस वाक्य में मेन वर्ब का काम करते हैं, मेन वर्ब का काम करते हैं। तब क्या करते हैं, देखिए कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि इज, आर, एम, वर यह जो है मेन वर्ब के रूप में होते हैं और यह बी के रूप होते हैं। क्या होते हैं, ये बी के रूप है, बी के रूप है, यह बी के रूप है और यह मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। जब इज, आर, एम, वेयर, वाज भी है, वाज लिख लीजिए इसमें, वाज, इज, आर, एम, वाज, वर ये बी के रूप होते हैं और यदि उस वाक्य में यह मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब सबसे पहले उतारते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उतार करके हम बीइंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीइंग, उसको क्या लिखते हैं हम, उसमें बीइंग लिखते हैं और दूसरा वाक्य जो कहते हो उतार लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस बीइंग, बीइंग प्लस दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य। अब आपको हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसमें जगह नहीं बचा है। अब देखिए, अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं द वर्क वाज डन, पहला सेंटेंस लिखते हैं द वर्क वाज डन, द वर्क वाज डन। अब देखिए इसका मतलब हो गया कि काम समाप्त हो गया,
द वर्क वाज डन, अर्थात काम समाप्त हो गया। द वर्क वाज डन। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, वी वेंट बैक होम। अब देखिए, अब एक पहला सेंटेंस हो गया और इसमें जो है कि एक दूसरा सेंटेंस हो गया। तो पहला सेंटेंस हमने लिखा द वर्क वाज डन, दूसरा सेंटेंस लिखा हमने कि वी वेंट बैक होम। दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया वी वेंट बैक होम। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे जोड़ करके बनाएंगे और वो अभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो बताया गया सूत्र है उसको हम ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, हमारा पहला रूल था कि जो हमारा पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द वर्क, और जो दूसरा वाक्य है उसके सब्जेक्ट के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर बच्चों नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए, इसमें द वर्क दिया है और इसमें दिया वी वेंट बैक होम। तो इसलिए यह दोनों के बराबर, यह दोनों सब्जेक्ट बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो पहला जो है कि रूल इसमें फॉलो हो गया। अब दूसरा देखना है कि पहले में रीजन है कि नहीं और दूसरे में रिजल्ट है कि नहीं। तो अब देखिए, द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। वी वेंट बैक होम, हम घर वापस गए। तो हम घर वापस क्यों गए? रीजन है, हम घर वापस क्यों गए? रीजन है, रीजन यह है कि द वर्क वाज डन, काम समाप्त हो गया। रीजन है, रीजन क्या है कि काम समाप्त हो गया। तो जब हमारा काम समाप्त हो गया तब ना हम घर गए। और घर क्यों गए? काम समाप्त हो गया। तो कारण इसमें है, तो इसी में रीजन वाले वाक्य में हमको स्वतंत्र करना कर्ता को। इसमें कर्ता है द वर्क का है, इसमें सब्जेक्ट आपका है कि द वर्क। तो लिखेंगे हम द वर्क हैविंग, दूसरा देखिए हैविंग बीन डन। अब हैविंग बीन डन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे इसको जाने, इसलिए लिखेंगे। अब हमको एक नियम और देखना है इसमें कि जो हमारा दिया गया सेंटेंस है जिसमें रीजन दिखाई दे रहा है, जिसमें रीजन दिखाई दिया जा रहा है, वह जो हमारा दिया गया जो सेंटेंस है कि हमको यह देखना है कि वह एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, या इज आर एम वाज वर का प्रयोग है। तो हमने देखा कि जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वह पैसिव वॉइस में है, इसलिए कि वाज दिया है और वाज के साथ मेन क्रिया दिया गया है। तो द वर्क वाज डन पैसिव वॉइस में है। तो जब पैसिव वॉइस में है तो हमारा जो पैसिव वॉइस का रूल है वह फॉलो होगा। क्या करेंगे? लिखेंगे इसमें सिंपल सेंटेंस लिखेंगे हम द वर्क हैविंग बीन डन। अब देखिए, डन जो है वर्क का थर्ड फॉर्म भी है, डू डिड डन। इसका थर्ड फॉर्म होता है डू, दूसरा होता है डिड, तीसरा होता है डन। तो डन जो होती है थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैविंग बीन डन। हमने लिखा कमा लगा कर दूसरा सेंटेंस को उतार देंगे। तो क्या लिखेंगे? द वर्क हैविंग बीन डन, कमा लगाएंगे, यहां लिखेंगे वी वेंट बैक होम। वी वेंट बैक होम। तो इस प्रकार से आपका एक नया साधारण बन गया और वह भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हमने बताया जो पहले सेंटेंस से रीजन रहेगा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र कर देंगे। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है जिसमें रीजन दिखाई दे रहा है उसका द वर्क है, सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को हमने रख दिया।
उस सब्जेक्ट को रख दिया। उसके बाद हम देखे कि यह वाक्य जो किस प्रकार का है, तो हमने देखा कि यह वाक्य पैसिव वॉइस का है, तो हमने लिखा हैविंग बीन डन, और उसके बाद वी वेंट बैक होम, जो हमने आपको सूत्र में लिखवाया है उसी सूत्र को यहाँ इसमें फॉलो कराना है। तो इस प्रकार से आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग बाई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके नया साधारण वाक्य बन गया। अब जो है एक और उदाहरण देखते हैं। द टीचर entered the room। द टीचर entered लिखेंगे दूसरा या पहला था दूसरा लिखेंगे। द टीचर entered the room। द टीचर entered the room। अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। द बॉयज लिखेंगे, द बॉयज स्टूड अप। सेंटेंस लिखेंगे द बॉयज स्टूड अप। इसमें लिखे द टीचर एंटर्ड द रूम या क्लास नहीं लिख सकते हैं। द बॉयज स्टूड अप, स्टूड माने बच्चे खड़े हो गए। तब देखिए इंटर के साथ इंटर जब लगाते हैं तो इन नहीं लगाते, इन द रूम नहीं लगाएंगे, यहां जो कि ई रहेगा। तो द टीचर इंटर द रूम, अध्यापक कमरे में प्रवेश किए। द बॉयज स्टूड अप, लड़के खड़े हो गए। अब हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है, तो हम पहले देखेंगे कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक बराबर नहीं है कि नहीं। यहाँ का टीचर है और यहाँ का बॉयज है। तो हमने देखा कि दिया गया जो हमारा सेंटेंस है, दो सेंटेंस जो है उसमें का सब्जेक्ट इक्वल नहीं है, और यही होना भी चाहिए। तभी जो है कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बना पाएंगे। तो हमने देखा कि दोनों सेंटेंसों का सब्जेक्ट इक्वल नहीं है। अब हमको यह देखना है कि यह वाक्य जो दिया गया है एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। तो हमने देखा द टीचर एंटर्ड द रूम, तो यह सेंटेंस जो हमारा है एक्टिव वॉइस में है, यह एक्टिव वॉइस में है। तो जब एक्टिव वॉइस में है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैविंग लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कामा लगाएंगे और दूसरे सेंटेंस पे जो करते हो उतार देंगे। तो लिखेंगे हम एग्जाम्पल में सिंपल सेंटेंस लिखेंगे द टीचर, इसको स्वतंत्र कर दिए पहले सेंटेंस के। अब देखिए और हमको यह देखना है कि रीजन वाला वाक्य कौन सा है जिसमें रीजन दिखाई दे। तो द टीचर एंटर्ड द रूम, अध्यापक कमरे में प्रवेश किए। द बॉयज स्टूड अप, लड़के खड़े हो गए। लड़के क्यों खड़े हो गए? लड़के क्यों खड़े हो गए? लड़के इसलिए खड़े हो गए क्योंकि अध्यापक कमरे में प्रवेश किए। तो रीजन है, रीजन यह है कि अध्यापक कमरे में प्रवेश किए। जब अध्यापक कमरे में प्रवेश किए तो इसी रीजन वाले वाक्य के कर्ता को हमको स्वतंत्र कर देना होगा। तो लिखेंगे द टीचर entered the room। अब हमारा वाक्य जो है किसमें है? ये एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस का नियम है कि हैविंग लिखते हैं। लिखेंगे द टीचर हैविंग entered the room। कहाँ लगाएंगे? दूसरा सेंटेंस डाल देंगे द बॉयज स्टूड अप। तो इस प्रकार से आपका एक नया सेंटेंस बन गया।
और वो भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। हो गया द टीचर हैविंग इंटर्ड, क्योंकि इंटर्ड थर्ड फॉर्म है, लिखेंगे द टीचर हैविंग इंटर्ड द रूम द बॉयज स्टूड अप, अर्थात अध्यापक के कमरे में प्रवेश करते ही बच्चे खड़े हो गए। अब आप एक उदाहरण और देख लीजिए। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए। द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी रैन अवे। अब इसको मिटा देते हैं, तब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। लिखेंगे द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन अर्थात कप्तान जिसे कहते हैं, वाज किल्ड। फर्स्ट सेंटेंस हो गया कि कप्तान, तो इसका स्पेलिंग है CAP, द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन वाज किल्ड अर्थात कैप्टन मार दिया गया। उसके बाद लिखेंगे दूसरा द आर्मी, दूसरा सेंटेंस द आर्मी रैन अवे। कप्तान को जान से मार दिया गया, द आर्मी रैन अवे, सेना भाग गई। कप्तान को जान से मार दिया गया, सेना भाग गई। तो फिर हमको वही नियम देखना है। हम देखेंगे कि जो हमारा पहला सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं। तो हमने देखा है कप्तान दिया हुआ है और आर्मी दिया हुआ है, तो हमने देखा कि बराबर नहीं है, और बराबर नहीं भी होना चाहिए। तभी जो कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बना पाएंगे। तो अब हम इसको सिंपल बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस। तो इसको स्वतंत्र करेंगे। अब हम देखेंगे कि रीजन इसमें दिखाई दे रहा है, लिखा है द आर्मी रैन अवे। आर्मी फौज क्यों भाग गई, सेना क्यों भाग गई, आर्मी मैंने आर्मी क्यों भाग गई, तो रीजन है, और वह रीजन यह है कि कप्तान को जान से मार दिया गया। रीजन है कि कप्तान को जान से मार दिया गया। तो रीजन वाले ही बात को स्वतंत्र करना है। सपोज दैट अगर मान लिया जाए कि द कैप्टन वाज किल्ड दूसरे सेंटेंस रहता और या पहले सेंटेंस रहता, तो भी हम इसको सजा करके पहले इसको हम जिसमें रीजन दिखाई दे रहा है उसी के बाद को स्वतंत्र करते। तो देखिए इसको लिखेंगे द कैप्टन वाज किल्ड। कमाल, देखिए अब ये हुआ और बात देखना, हमको यह देखना है कि यह वाक्य जो हमारा है एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में। तो हमने देखा कि यह वाक्य जो हमारा पैसिव वॉइस में, किसमें है, पैसिव वॉइस में। तो फिर हमको जब पैसिव वॉइस में वाक्य लिखना पड़ेगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कमा लगाएंगे और यहां लिखेंगे द आर्मी रैन अवे। तो हो गया द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी रैन अवे। और इसी प्रकार से आपको एक सेंटेंस और बताते हैं जो हमने बताया कि अगर ई जा रहे हैं वाज वर्ब जो है कि मेन वर्ब के रूप में काम करें, तब हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर हम लिखते हैं इट वाज हॉलीडे, इट वाज ए हॉलीडे, इट वाज देखिए इट वाज हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी था, छुट्टी था। इट वाज हॉलीडे, छुट्टी था। अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं वी डिड नॉट गो टू स्कूल
We did not go to school. We did not go to